नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार में संस्कृत शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज जिस विषय पर हम विशद चर्चा करेंगे वह है संस्कृत शिक्षण के नवीनतम उपागम, विधियाँ एवं सिद्धांत। विद्वत्तुम दक्षताशीलम सकांतिर अनुशीलनम शिक्षकस्य गुणा सप्त सचेतस्तुम प्रसन्नता। एक आदर्श शिक्षक में उच्च चारित्रिक गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक का उच्च चरित्र ही बालकों में उच्च चरित्र का निर्माण कर सकता है। उच्च चारित्रिक गुणों के लिए अध्यापक में उदारता, ईमानदारी, निष्पक्षता, नैतिक चरित्र, आत्मविश्वास, न्यायप्रियता आदि मानविक गुणों का होना आवश्यक है। साथ ही साथ नई शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एनईपी 2020 भारतीय शिक्षा के लिए एक परिवर्तनकारी खाका है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके हमारे देश को एक समतापूर्ण और जीवंत ज्ञान समाज में विकसित होने में मदद करने का प्रयास करता है। एनईपी 2020 के अनुसार भारतीय संस्कृति पर गहराई से आधारित शिक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत एक स्थायी समावेशी समाज में बदल जाएगा। छात्रों में राष्ट्रीय गौरव की गहरी भावना पैदा करना है जो उनके कार्यों, बुद्धि और यहाँ तक कि उनकी सोच में भी प्रकट हो। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। एक नायक की तरह संस्कृत शिक्षण के नवीनतम उपागम एवं सिद्धांतों को वर्तमान कक्षीय वातावरण में सावधानी पूर्वक क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सत्र के अंत तक प्रतिभागी सक्षम हो सकेंगे। संस्कृत शिक्षण के नवीनतम उपागमों को परिभाषित करने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। संस्कृत शिक्षण सिद्धांत को आत्मसात करने में समर्थ हो सकेंगे। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कक्षा में नवीनतम रूप में शिक्षण विधियों का प्रयोग करने में समर्थ हो सकेंगे। सत्र के उद्देश्य: संस्कृत भाषा के लिए अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने की क्षमता विकसित करना, संस्कृत भाषा के लिए प्रभावी शिक्षण तकनीक सीखना, संस्कृत शिक्षण के नवीनतम उपागम एवं सिद्धांत इति विषयं प्रारंभं कुर्मः। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा विहाय संस्कृतं नास्ति संस्कृति संस्कृताश्रिता। संस्कृत भाषा में भारत की सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित है और इस पर ध्यान देना स्वाभाविक है। शाब्दिक रूप से संस्कृत का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, श्रेष्ठ इत्यादि। संस्कृत भाषा के शब्द मूलतः सभी आधुनिक भाषाओं में है, जिसका प्रभाव अन्य भाषा के अधिगम में सहायक है। वास्तव में शिक्षा एक प्रक्रिया है जो मानव जीवन में निरंतर चलती रहती है। जब छात्र जीवन में संस्कृत भाषा में नूतन अनुभवों को आत्मसात करता है, वह संस्कृत शिक्षण है। और संस्कृत शिक्षण शासित, व्यवस्थित एवं व्यापक होना चाहिए। इसके लिए जानना आवश्यक है कि संस्कृत शिक्षण के नवीनतम उपागम एवं सिद्धांतों को कक्षा में कैसे क्रियान्वित किया जाए। आज का हमारा विषय भी आधारित है संस्कृत शिक्षण के नवीनतम उपागम, विधियों एवं सिद्धांतों से। संस्कृत शिक्षण के नवीनतम उपागम: शिक्षकों को नवाचार पद्धति का प्रयोग कर शिक्षण को प्रभावशाली बनाना चाहिए। संस्कृत विषय के प्रति समझ बनाने के लिए नवाचार शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। उपागम प्रणाली: आइए जानते हैं वास्तव में उपागम प्रणाली क्या है। उपागम प्रणाली संस्कृत शिक्षा में उपयोग की जाने वाली एक शिक्षण पद्धति है। इसमें अवधारणाओं और ज्ञान का क्रमिक और व्यवस्थित परिचय शामिल है। यह पद्धति केवल पारंपरिक व्याख्यान आधारित निर्देश पर निर्भर रहने के बजाय अवलोकन, प्रयोग और समस्या समाधान के माध्यम से छात्रों को सक्रिय सीखने में संलग्न करने पर केंद्रित है। उपागम प्रणाली छात्रों को अनुभव और व्यवहारिक अनुप्रयोग के माध्यम से सीखने की अनुमति देती है, जिससे विषय वस्तु की गहरी समझ पैदा होती है तथा अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सार्थक बनाया जाता है। उपागम के विभिन्न पहलुओं को जानते हैं। बाल केंद्रित अधिगम उपागम:
बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम एक शैक्षिक पद्धति है जो व्यक्तिगत बच्चे की जरूरतों और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करती है। बाल केंद्रित अधिगम की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता है। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। शिक्षक सुविधा प्रदाता और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। कुल मिलाकर बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम का उद्देश्य एक सहायक और आकर्षक वातावरण बनाना है जो बच्चों को स्वतंत्र और आजीवन सीखने वाला बनाने के लिए सशक्त बनाता है। क्रियापरक अर्थात गतिविधि आधारित अधिगम उपागम। क्रियापरक विधि का अर्थ है छात्र को अपनी स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। संस्कृत विषय में गतिविधि आधारित अधिगम उपागम में छात्रों को भाषा सीखने में संलग्न करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का उपयोग करना शामिल है। यह उपागम सीखने की प्रक्रिया को आकर्षक और व्यवहारिक बनाने पर केंद्रित है, जो संस्कृत जैसी भाषा के लिए विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। इस उपागम में उपयोग की जा सकने वाली गतिविधियों के कुछ उदाहरण शामिल हैं। भूमिका निभाना। छात्रों को अलग अलग भूमिकाओं और परिदृश्य सौंपे जा सकते हैं जिसमें उन्हें संस्कृत में बातचीत करनी होती है, जिससे उनके बोलने और सुनने के कौशल में सुधार होता है। भाषा खेल। शब्द मिलान, अव्यवस्थित शब्द और शब्दावली निर्माण जैसे खेल छात्रों को मजेदार और इंटरेक्टिव तरीके से संस्कृत शब्दों और उनके अर्थों को सीखने और बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। रचनात्मक परियोजनाएं। संस्कृत में चित्रकला, प्रस्तुतिकरण या नाट्य बनाने जैसी रचनात्मक परियोजनाएं सौंपने से छात्रों को भाषा कौशल को वास्तविक दुनिया के संदर्भ में लागू करने में मदद मिल सकती है। इन गतिविधियों को संस्कृत पाठ्यक्रम में शामिल करके छात्र सीखने की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं, जिससे इसे और अधिक मनोरंजक और प्रभावी बनाया जा सकता है। दक्षता आधारित अधिगम उपागम। वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता का युग है। इसमें बालकों को ज्ञान प्राप्ति के साथ ही समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाने के लिए किसी क्षेत्र में विशिष्ट दक्षता प्राप्त करनी होती है। दक्षता मानसिक एवं भौतिक दोनों क्षेत्रों में हो सकती है। संस्कृत विषय में दक्षता आधारित अधिगम उपागम को निम्नलिखित रणनीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी और संसाधनों का उपयोग। प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन संसाधनों को शामिल करने से छात्रों को संस्कृत की समझ बढ़ाने के लिए शिक्षण सामग्री, इंटरैक्टिव अभ्यास और मल्टीमीडिया सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच मिल सकती है। सक्रिय सीखने के तरीके। चर्चा, बहस और प्रस्तुतियों जैसी गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने से संस्कृत के बारे में उनकी समझ गहरी हो सकती है और सामग्री की अवधारणा में वृद्धि हो सकती है। नियमित मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। नियमित मूल्यांकन लागू करने और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने से छात्रों को उनकी प्रगति पर नजर रखने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। संस्कृत में दक्षता आधारित अधिगम उपागम को लागू करके छात्र अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी तरीके से विषय में महारत हासिल कर सकते हैं। विषय केंद्रित अधिगम उपागम। विषय आधारित अधिगम उपागम शिक्षण की एक विधि है जो छात्रों को किसी विषय में डुबोने और उन्हें अन्वेषण और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाने पर केंद्रित है। संस्कृत के संदर्भ में इस दृष्टिकोण में इतिहास, दर्शन, धर्म और कला जैसे विभिन्न विषयों में संस्कृत भाषा और साहित्य को शामिल करना शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए छात्र संस्कृत भाषा के ऐतिहासिक विकास और भारत की संस्कृति और परंपराओं पर इसके प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं। वे संस्कृत साहित्य और कला, संगीत और नृत्य पर इसके प्रभाव का भी पता लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त छात्र संस्कृत में लिखी दार्शनिक अवधारणाओं और धार्मिक ग्रंथों के बारे में जान सकते हैं। विभिन्न विषयों में संस्कृत को एकीकृत करके
छात्र भाषा और भारतीय संस्कृति में इसके महत्व की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपागम अंतः विषय शिक्षा को भी बढ़ावा देता है और छात्रों को उनकी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में संस्कृत की प्रासंगिकता को देखने की अनुमति देता है। इससे उन्हें विषय की समग्र समझ विकसित करने और व्यापक संदर्भ में इसके महत्व की सराहना करने में मदद मिलती है। संज्ञानात्मक उपागम। संज्ञानात्मक उपागम प्रमुख रूप से मानव व्यवहार के मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित है। इसके अंतर्गत अनुसंधान करते समय प्रत्यक्ष ज्ञान, संकल्पना निर्माण, भाषा प्रयोग, बोध, समस्या समाधान, अवधान एवं स्मृति जैसे क्रियाकलापों को ध्यान में रखा जाता है। संस्कृत विषय के संज्ञानात्मक उपागम में भाषा सीखने और समझने में शामिल मानसिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के साथ भाषा और साहित्य का अध्ययन शामिल है। यह भी पता लगाता है कि संस्कृत शिक्षा में शिक्षण विधियों और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए संज्ञानात्मक मनोविज्ञान को कैसे लागू किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण छात्रों को भाषा और उसके साहित्य को अधिक गहराई से और अधिक व्यवस्थित तरीके से समझने में सक्षम बनाता है, जिससे उनकी समग्र भाषाई और संज्ञानात्मक क्षमताओं में वृद्धि होती है। उपागम के विभिन्न पहलुओं के उपरांत अब शिक्षण विधियों को आत्मसात करते हैं। शिक्षण विधियां। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। एक ओर तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियां एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं, दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी सम्मिलित कर ली जाती है। शिक्षण को रोचक, आकर्षक, सुग्राह्य बनाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। अतः संस्कृत भाषा शिक्षण में भी अनेक विधियों का समावेश किया जाता है। उनमें से एक सर्वोत्तम विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि यह एक आधुनिक विधि मानी जाती है। प्रत्यक्ष विधि किसी भी भाषा के शिक्षण हेतु अनेकों विधियां हैं। इन विधियों में प्रत्यक्ष विधि, निर्बाध विधि यह शिक्षण विधि है जिसमें भाषा को उसी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। संस्कृत शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि सर्वोत्तम विधि है। यदि संस्कृत भाषा को पढ़ाना है तो सभी क्रियाकलाप संस्कृत भाषा में ही होंगे। इससे भाषा को सीखने में सहजता होती है। यह छात्र की सक्रिय भागीदारी को सुलभ करता है। इसमें बोलने के कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं और लक्ष्य भाषा को सीधे मातृभाषा में अनुवाद किए बिना सीखने पर जोर देते हैं। प्रत्यक्ष विधि को ही सुगम विधि, प्राकृतिक विधि या निर्बाध विधि भी कहते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष का अर्थ प्रति प्लस अक्ष होता है। प्रति का अर्थ सामने और अक्ष का अर्थ आंख, यानी प्रत्यक्ष का अर्थ आंख के सामने होता है। यहाँ अक्ष का अर्थ संकुचित न लेते हुए व्यापक अर्थ 5 इंद्रियां आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा के सामने अर्थात 5 इंद्रियों के समक्ष होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस विधि में उन्हीं शब्दों का ज्ञान दिया जा सकता है जो मूर्त रूप में उपस्थित हों तथा उन्हें कक्ष में लाया जा सके। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत शिक्षण के लिए निर्बाध विधि सर्वोत्तम विधि है, जिसका अन्य नाम प्रत्यक्ष विधि है। हरबर्टीय पंचपदी पद्धति। शिक्षण के कार्य को योजनाबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियों का सहारा लिया जाता है। इसका एक अन्य फायदा यह भी है कि इससे शिक्षण प्रक्रिया सुरुचिपूर्ण एवं प्राप्यमान अधिक रहता है। संस्कृत शिक्षण में प्रस्तावना, विषयोपस्थापन, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग इन सभी सोपानों का उपयोग हरबर्टीय विधि में किया जाता है। ये सभी सोपान हरबर्टीय विधि के सोपान हैं। इन सोपानों का उपयोग मुख्यतः व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सूचनाओं को निरंतर ग्रहण करता रहता है। यदि उसे नवीन ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाए तथा नवीन ज्ञान को
पूर्व ज्ञान से संबंधित कर प्रस्तुत किया जाए तो यह अधिगम में सुगमता और शीघ्र ग्रहणता को जन्म देता है। अन्य विषयों की भांति संस्कृत शिक्षण करते समय भी इसका उपयोग किया जाने लगा है। इसमें 5 पदों द्वारा पाठ के शिक्षण का विधान किया जाता है, इसलिए इसे पंचपदी विधि या पद्धति भी कहते हैं। इसका उपयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। इस विधि के 5 सोपान इस प्रकार से हैं। प्रथम, प्रस्तावना, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है। इसमें पढ़ाए जाने वाले पाठ को संबद्ध करने के लिए कुछ सरल प्रश्न पूछे जाते हैं जो परस्पर संबंधित होते हैं। यदि हमारी संस्कृत प्रस्तावना सफल रहती है तभी हमारी पाठ की सफलता के अवसर और अधिक बढ़ जाते हैं। दूसरा है प्रस्तुतिकरण या विषयोपस्थापन। इस सोपान में उद्देश्य कथन के साथ विषय का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्रत्येक विधा को पढ़ाते समय विषय उपस्थापन अलग अलग ढंग से किया जाना चाहिए जिससे छात्र उस विषय को समझ सके। तीसरा है तुलना। विषय अधिगम में जहाँ काठिन्यता आ रही हो वह उन शब्दों एवं भावों को स्पष्ट करने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है तथा तुलना करवाते हुए विषय को स्पष्ट किया जाता है। यहाँ आवश्यक है कि तुलना के उदाहरण स्तर अनुसार हो। चौथा है सामान्यीकरण। इस सोपान में पढ़े हुए पाठ के निष्कर्ष पर छात्र पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसे व्याकरण शिक्षण में विभिन्न उदाहरणों का अध्ययन करने के बाद तत्संबंधी नियम बताना। गद्य तथा पद्य शिक्षण में पाठ का सार शिक्षक द्वारा बताना तथा छात्रों से प्रश्नों के द्वारा मुख्य भाव को जानना। समान भाव की कविता के आधार पर प्रश्न पूछना इत्यादि। प्रयोग। नवार्जित ज्ञान को व्यवहार में लाने की योग्यता छात्रों में उत्पन्न करना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत भाषा के पाठों में छात्रों से अभ्यास कार्य करवाया जाए जिससे छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो सके। वर्तमान शिक्षण पद्धति में इसे क्यों प्रयोग किया जाए, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि द्वारा शिक्षण क्रमबद्ध होता है। इसमें शिक्षण की बोधगम्यता पर बल दिया जाता है। इससे प्राप्त ज्ञान चिरस्थायी होता है। पाठशाला शिक्षण पद्धति, गुरुकुल पद्धति। संस्कृत शिक्षण प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। संस्कृत शिक्षण में गुरुकुल पद्धति का एक उदाहरण पारंपरिक गुरु छात्र संबंध है, जहां गुरु समग्र तरीके से छात्रों को ज्ञान प्रदान करता। शिक्षा का यह पारंपरिक रूप अनुभवात्मक शिक्षा और छात्रों के समग्र विकास के महत्व पर जोर देता है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है ज्ञान को हृदयगम बनाना। यहाँ व्याकरण अधिक मात्रा में सिखाया जाता है और मुख्यतः मौखिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत अनेक रीतियों का प्रयोग करके वर्तमान शिक्षण पद्धति में इसे समायोजित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत मौखिक विधि, सूत्र विधि, परायण विधि, वाद विवाद, परिचर्चा विधि, कथा कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, कक्षा नायक इत्यादि समावेशित है। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत शिक्षण यह प्राचीनतम विधि वर्तमान शिक्षण प्रणाली में भी उपयोगी है, जिसके अंतर्गत अन्य विधियों का समावेश भी हो जाता है। इससे भाषा को सीखने में सहजता होती है। वार्तालाप विधि। सामान्यतः बच्चे आसपास की वस्तुओं और पशु पक्षियों से परिचित होते हैं। बच्चे इन वस्तुओं और पशु पक्षियों के हिंदी नाम की जानकारी रखते हैं। चूंकि व्यवहार में संस्कृत न होने से बच्चे संस्कृत नाम से अपरिचित होते हैं, अतः प्रशिक्षु बच्चों को परिवेशीय वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, खेल खलियान, बाग बगीचे आदि तथा पक्षियों के नाम जैसे कौवा, गाय, सिंह, वानर आदि के नाम को संस्कृत में चित्र द्वारा बातचीत करके उनके संस्कृत शब्द को बताकर उसका बोध करा सकते हैं, जिससे बच्चे उन नामों से जुड़कर उसका प्रयोग संस्कृत में कर सकते हैं। जैसे छात्र, छात्रः, बालक, बालकः, बंदर, वानरः। लक्ष्ये लक्षणे व्याकरणम।
यह पंक्ति व्याकरण महाभाष्य में उल्लिखित है, जहां पक्ष और प्रतिपक्ष है, जिनके मध्य संवाद है, जहां एक पक्ष अपनी शंका व्यक्त करता है तो दूसरा पक्ष उसका निराकरण। इस प्रकार उच्चतर कक्षाओं में हम संवाद रूप में इस विधि का व्यापक प्रयोग कर सकते हैं। भाषा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। प्रयोगशाला विधि से हमारा तात्पर्य है कि छात्रों को इस प्रकार सिखाया जाना चाहिए कि छात्रों को स्वयं प्रयोग करने तथा निरीक्षण करने का अवसर मिले। शिक्षक उनकी क्रियाओं का निरीक्षण करे और छात्रों से निरीक्षण के आधार पर लिखित कार्य करवाएं। यह शिक्षण के पारंपरिक तरीके से और पूरी तरह से अलग भाषा कौशल प्रदान करने में एक तकनीकी स्रोत है। यह छात्रों को भाषा पर महारत हासिल करने के लिए मदद करता है। इस तकनीकी के द्वारा छात्र शब्द सुनते हैं, ध्वनि का परीक्षण करते हुए शब्द का योग्य उच्चारण क्या है यह सीखते हैं। भाषा सीखते हुए भाषा प्रयोगशाला होना सहायक है। भाषा कौशल विशेषतः 4 प्रकार के होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सभी कौशलों का सही क्रमबद्ध रूप में एवं साथ साथ विकास होना आवश्यक है। सरलता, सुगमता और सर्वोत्तम विधि के अनुसार भाषा प्रयोगशाला के विद्यार्थियों को संस्कृत के विषय में निम्नलिखित तत्वों का आदान प्रदान करना चाहिए। सर्वप्रथम व्याकरण। विद्यार्थी को संस्कृत भाषा की सही व्याकरण के सिद्धांतों को समझना चाहिए। शब्दार्थ। विद्यार्थी को संस्कृत शब्दों के अर्थ और उनका प्रयोग सिखाना चाहिए। तृतीय लेखन। विद्यार्थियों को संस्कृत में लेखन कौशल को विकसित करना चाहिए। चतुर्थ वाचन। विद्यार्थियों को संस्कृत पाठों को सही तरीके से पढ़ना और समझना चाहिए, ये गुण हमें उनमें विकसित करने हैं। पंचम संस्कृत साहित्य। विद्यार्थियों को संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण कृतियों का अध्ययन कराना चाहिए। इन विधियों के अधीन भाषा प्रयोगशाला में संस्कृत विषय के अध्ययन में विद्यार्थियों का पूर्ण विकास हो सकता है। शिक्षण विधियों के विभिन्न पहलुओं के उपरांत अब संस्कृत शिक्षण सिद्धांत को आत्मसात करते हैं। संस्कृत शिक्षण सिद्धांत। संस्कृत भाषा के अधिगम में बालक किस प्रकार अनायासी भाषा का अधिगम करें, उस पर आधारित विभिन्न सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सीखना मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। वह अपनी बाल्यावस्था काल से ही सीखने का प्रयत्न करता रहता है। प्रारंभ में वह अपने परिवार के सदस्यों के मध्य रहकर सीखता है तथा बाद में वह समाज में रहकर सीखता है। सर्वप्रथम है स्वाभाविकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक भाषा को अनायासी सीखता है। उसे सिखाने के लिए किसी विशेष शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तब उसके घर में जिस भाषा का प्रयोग अधिक किया जाता है उस भाषा को अनायासी बालक सीख जाता है, जो उसकी मातृभाषा होती है, जो कि वह स्वाभाविक रूप से उस भाषा का प्रयोग करता है। इसलिए इस सिद्धांत को स्वाभाविकता का सिद्धांत कहा जाता है। रुचि का सिद्धांत। सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है जो शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। इन्हीं सिद्धांतों में रुचि का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृत शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत रुचि का सिद्धांत है, जिसको मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना है। बालक उस कार्य को जल्दी करता या सीखता है जिसमें उसकी रुचि होती है, जिसके लिए वह स्वतः ही अभिप्रेरित होता है। प्राय यह देखा जाता है कि जिसमें बालक की रुचि होती है वह उस कार्य को जल्दी ही सीख लेता है। इसी तरह रुचि के सिद्धांत में भी यदि बालक की रुचि संस्कृत के प्रति हो तो वह शीघ्र ही उस भाषा को सीख लेगा। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के इस सिद्धांत से तात्पर्य
अभ्यास से है। यदि बालक द्वारा किसी कार्य को बार बार करने का प्रयास किया जाता है तो वह उस कार्य को शीघ्र ही सीख लेता है। इसलिए इसे अभ्यास का सिद्धांत भी कहा जाता है। मौखिक कार्य सिद्धांत। भाषा को सीखने में बोलने का सर्वाधिक महत्व है। यदि किसी भाषा को बोलने का प्रयत्न बार बार किया जाता है तो बालक उस भाषा को जल्द ही सीखने में सक्षम होता है। अनुपात क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत भाषा को सीखने में जो प्रबल उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाता है उनका क्रमानुसार भाषा को सीखने में प्रयोग किया जाता है, ताकि बालक क्रम अनुसार भाषा को सीखने के लिए उन सोपानों का प्रयोग करते हुए सरलतया भाषा को सीख सकें। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों के स्तर के अनुसार शिक्षक द्वारा भाषा शिक्षण करना है। समवाय सिद्धांत। इस सिद्धांत में शिक्षक कक्षा को रोचक तथा सक्रिय बनाने के लिए पाठ्य विषय से संबंधित उपकरणों का प्रयोग करें ताकि छात्र आनंदपूर्ण तरीके से अधिगम कर सकें। चयन व विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत कक्षा में पाठ्यक्रम का विभाजन इस प्रकार किया जाए जिससे छात्र उस विषय से संबंधित प्रयोग को अनुभव करें। जैसे यदि कोई विषय किसी पर्व, महापुरुष या ऋतु से संबंधित हो तो शिक्षक उस विषय को उसी पर्व के आसपास के समय में पढ़ाए ताकि छात्र उस विषय का अनुभव अपने व्यवहारिक जीवन में कर सकें। यदि कोई विषय बड़ा हो तो शिक्षक उसे विभिन्न इकाइयों में विभाजित करके पढ़ाए। रचनात्मकतावाद, रचनावाद सिद्धांत। रचनावाद या रचनात्मकतावाद सिद्धांत सीखने सिखाने के सिद्धांत को कहते हैं, जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना अथवा निर्माण वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभवों से स्वयं करता है। ज्ञान के सृजन की इस प्राकृतिक विधा को शिक्षा शास्त्र में रचनावाद कहा गया है। यह पूर्णतया मनोवैज्ञानिक क्रिया है जो करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक बच्चे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करने की क्षमता होती है। बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से जुड़े रहते हैं। खोजबीन करना, सवाल पूछना, करके देखना, अपने अर्थ बनाना बच्चों की स्वाभाविक प्रकृति होती है। रचनात्मक शिक्षा समस्या समाधान में छात्र की सक्रिय भागीदारी और अधिगम की गतिविधियों के बारे में गहन सोच पर आधारित है। इसमें शिक्षक एक सूत्रधार या प्रशिक्षक होता है जो अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की गहन सोच, विश्लेषण और संश्लेषण क्षमताओं का मार्गदर्शन करता है। शिक्षण को हमेशा रुचिपूर्ण बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह बच्चे को संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक विकास आदि सभी पहलुओं में विकसित करने में मदद कर सकता है। छात्र को स्वयं प्रयोग करने चाहिए और इससे आत्मविश्वास का निर्माण होगा। इस प्रकार के प्रयोग से तर्क शक्ति एवं दृश्य निरीक्षण शक्ति का विकास छात्रों में समाविष्ट होता है। प्रिय साथियों, बालकों के सार्थक अधिगम के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग किया जाए, जिससे कि प्रत्येक बालक शिक्षण अधिगम का पूरा लाभ उठा सके। शिक्षक अपने पूर्ण मनोयोग, अपने अनुभव एवं दक्षताओं के साथ विभिन्न प्रविधियों, विधियों तथा विधाओं का उपयोग करे जिससे छात्र का सर्वांगीण विकास हो। आशा करता हूँ आज की शिक्षण गतिविधियाँ, शिक्षण प्रविधियाँ और शिक्षण सिद्धांत आपके शिक्षण में सार्थक होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।